Hello students, in the last class I had discussed how the photoperiod or dark period affects the flowering in plants. So now I have to start with the effect of the low temperature treatment on the flowering. That is, I have to discuss the vernalization. So let's start with it. Term vernalization, it was given by the Russian scientist, that is Lysenko. Vernalization, it is also known as springification. It is also known as yarovization or zarovization. Now, vernalization is quantitative or qualitative, dependent on low temperature for the flowering. तो पहले लाइट का इफेक्ट देखा है फ्लावरिंग के लिए, और अब ये किसका इफेक्ट है? लो टेम्परेचर का. सो वी कैन राइट द डेफिनेशन फॉर दिस. दिस इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव dependence of plant on low temperature for flowering. Now to explain vernalization, here I will be taking example of annual plants first. So annual plants के अंदर 3 crops हैं, that is wheat, barley and rye. Yes, इन 3 crops के अंदर 2 तरह की varieties है, that is winter variety and spring variety. So now let's discuss winter और spring varieties. इनको कब ग्रो करते हैं और कब हार्वेस्ट किया जाता है, और किस वैरायटी के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. Now before starting with the explanation of this winter and spring variety, you should know about the different seasons. Yes. तो विंटर सीजन के बाद आएगा स्प्रिंग. After the spring, then it is summer, and then it is autumn season. Winter, spring, summer and autumn season. So now we can start with the spring variety. Now the spring variety of wheat, it is grown in the spring season. तो इस वैरायटी को ग्रो करा जाता है फरवरी मार्च के अंदर ग्रो करा जाता है, एंड दिस वैरायटी इट कैन रीच द मैच्योरिटी इन द अप्रैल में और यू कैन से एंड ऑफ सीजन के अंदर ये वैरायटी मैच्योर हो जाती है एंड इट कैन बी इजिली हार्वेस्टेड. सो यू कैन से दैट दिस वैरायटी इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी. It is a high yielding variety और इस वैरायटी के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन नेक्स्ट दैट इज द विंटर वैरायटी. अब जो विंटर वैरायटी है वीट की, अगर हम इसको स्प्रिंग सीजन के अंदर ग्रो करेंगे तो इस वैरायटी के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी. इस वैरायटी को ग्रो किया जाता है ऑटम सीजन के अंदर. यस, दिस वैरायटी इट इज ग्रोन इन दी ऑटम सीजन, मीन्स इट इज ग्रोन इन दी सितंबर अक्टूबर के अंदर वैरायटी को ग्रो करेंगे. ऑटम सीजन के बाद कौन सा सीजन आएगा? विंटर सीजन. यस,
नवंबर दिसंबर के अंदर विंटर सीजन आएगा जहां पर वैरायटी को मिलेगा लो टेम्परेचर. आफ्टर एक्वायरिंग द लो टेम्परेचर, नाउ दिस वैरायटी इट शोज फ्लावरिंग and again the maturity of the variety is there during the April May. तो अप्रैल मई के अंदर मैच्योर होगी. सो ये जो वैरायटी है, अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है. ग्रो कब कर रहे हैं आप इसको? ऑटम सीजन के अंदर. और मैच्योरिटी कब होगी? एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन. Now this variety is again high yielding और इस वैरायटी को फ्लावरिंग के लिए चाहिए low temperature. So this promotion of flowering by the low temperature, this is known as vernalization. अब ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, इसको लो टेम्परेचर चाहिए फॉर दी फ्लावरिंग. अगर हम क्या करते हैं, इस वैरायटी के सीड्स, विंटर वैरायटी, इसको सोक कर देते हैं वाटर में और लो टेम्परेचर देते हैं आर्टिफिशियली. यस, आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर देते हैं. तो ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी इंस्टेड ऑफ शोइंग द फ्लावरिंग लेट इन द सीजन, ये जो वैरायटी है ये अर्ली फ्लावरिंग शो करेगी. तो इट मीन्स अगर ये वैरायटी अर्ली फ्लावरिंग शो करेगी तो हम कह सकते हैं दैट जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, इट कैन बी चेंज्ड इनटू द शॉर्ट ड्यूरेशन बाय द artificial low temperature treatment, because this is going to decrease the juvenile phase of the plant and enhance the process of flowering. Now the same condition can be seen in the case of the biennials. तो ये हमने प्लांट का एग्जाम्पल जो दिया, दैट इज अ एनुअल प्लांट. Yes, who shows flowering and fruiting once in the lifetime and complete the life cycle in a single year. So now here I will be giving the examples of biennial plant. In the biennial plants, so you can write example, that is sugar beet, carrot, कैबेज. अब ये जो क्रॉप्स है, इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है स्प्रिंग सीजन के अंदर. यस, सो विंटर, देन स्प्रिंग, देन समर एंड देन ऑटम. यस, दीज आर द 4 सीजन्स. तो इनको ग्रो किया जाता है स्प्रिंग सीजन के अंदर. तो स्प्रिंग के बाद क्या आएगा? समर सीजन, देन ऑटम सीजन. स्प्रिंग के बाद समर, ऑटम, विंटर, इन सारे सीजन के अंदर ये जो वैरायटी है, दे विल रिमेन इन दी वेजिटेटिव फेज. सो समर, ऑटम, विंटर सीजन, द वैरायटी विल रिमेन इन दी वेजिटेटिव फेज. पर जैसे विंटर सीजन के अंदर लो टेम्परेचर मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, then in the spring season, this variety, it will show flowering. Right? तो आपने इस प्लांट को ग्रो करा स्प्रिंग सीजन के अंदर. दिस इज द फर्स्ट ईयर स्प्रिंग सीजन. पर ये जो वैरायटी है, ये फ्लावरिंग शो कर रही है इन दी सेकेंड ईयर स्प्रिंग सीजन. तो फर्स्ट ईयर के अंदर वेजिटेटिव फेज में, सेकेंड ईयर के अंदर फ्लावरिंग शो कर रही है. ये जो प्लांट्स है, इन प्लांट्स को हम कहते हैं बाइनियल्स. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज इन दीज प्लांट्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लो टेम्परेचर. देयर इज डिपेंडेंस ऑन द लो टेम्परेचर फॉर द फ्लावरिंग. अगेन इन प्लांट्स के अंदर अगर हमने सीड को सोक करा, आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर दिया, then these varieties, these plants, they can be made to be flowered in the first year. सुनिए यहां पर, तो अगर हमने इस प्लांट के सीड को
लो टेम्परेचर दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और फिर इनको ग्रो किया. So instead of showing the flowering in the second season, they can show the flowering in the first season, first year. तो इट मीन्स अगर आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी वजह से जो फ्लावरिंग है it can be earlier. Instead of the second year, it is the first year. That's why we can say that one of the significance of the low temperature treatment is that it can convert the biennials into the annuals. Right? Low temperature treatment can result in early flowering. Early flowering, that is in the first year only. So it means one of the significance of the low temperature treatment is that it converts the biennials into the annuals. So these were the few examples to explain the vernalization in the annuals and the biennials. Now let's see what is the requirement for the vernalization. So now the requirements. अगर आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना है और फ्लावरिंग को अर्ली करना है तो इसके लिए पहली कंडीशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द सीड्स शुड बी हाइड्रेटेड, एटलीस्ट 50% ऑफ द वाटर कंटेंट शुड बी देयर. हाइड्रेटेड सीड होंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी विच विल एनहांस द सीड जर्मिनेशन. Along with that, aerobic conditions, presence of oxygen, proper nutrition. Then low temperature which is given, that is 0 to 5 degrees Celsius. And this depends upon the plant, what duration it should be given for. That ranges from few days to even weeks. अब ये जो आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर देना है हमने, दैट इज जनरली गिवन टू दी सीड. जनरली तो सीड के अंदर देते और सीड के अंदर जो साइट इस लो टेम्परेचर को प्रिसीव करती है, दैट इज एम्ब्रियो. तो सीड के अंदर द लो टेम्परेचर इट इज प्रिसीव्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज द एम्ब्रियो. और अगर ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम यंग प्लांट को, तो यंग प्लांट के अंदर जो साइट ऑफ परसेप्शन है, जनरली इट इज सैम. अगेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो सीड के अंदर एम्ब्रियो और यंग प्लांट को अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना है देन इट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम. So this is one of the major difference between the photoperiodism and vernalization. Photoperiodism के अंदर site of perception is leaf, that is differentiated tissue, and here it is meristematic tissue. Now, according to the scientist Melcher, जब हम प्लांट को वर्नलाइज करते हैं तो एक हार्मोन फॉर्म होता है प्लांट के अंदर. द हार्मोन विच इज फॉर्म्ड ही कॉल इट एज वर्नलिन. Yes, that's known as vernalin. Again, just like the florigen, this is a hypothetical hormone. And according to the scientists, this vernalin, it is a gibberellic acid substance. Yes, it is gibberellic acid like substance. क्योंकि अगर हम प्लांट को लो टेम्परेचर नहीं दे रहे
और उसकी जगह हम प्लांट को दे रहे हैं जिबरलिक एसिड, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा. सो इट मीन्स द जिबरलिक एसिड कैन रिप्लेस द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट. Means another function of the gibberellic acid which we have learned here, that it can replace the low temperature treatment and promotes the flowering in the plant. So this was all about the vernalization. Now after this, now here I will be discussing the important differences between the photoperiodism and vernalization. So now important differences between photoperiodism and vernalization. Photoperiodism, it is dependence of light and dark period with respect to the flowering. Vernalization, it is dependence on the low temperature with respect to the flowering. So photoperiodism के अंदर जो site of perception है of light or dark period, that is leaves. And here in the vernalization, the site of perception, it is meristem. Photoperiodism के लिए light site of perception and leaves. So you can say that here the site of perception is differentiated cells or differentiated tissue, and in the vernalization it is meristem. So you can say it is undifferentiated cells. Photoperiodism, it is mediated through a hormone, that is a hypothetical hormone, that is fluorescence. Vernalization, it is also mediated through a hypothetical hormone, that is vernalin. लाइट और डार्क फेस को प्रिसीव करने वाला जो पिगमेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम लाइट एंड डार्क स्टिमुलस को प्रिसीव करेगा. वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर को प्रिसीव करने वाला वो कौन सा केमिकल है प्लांट के अंदर, दैट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, आइडेंटिफाइड सो फार. ना फोटोपीरियोडिज्म के अंदर हमने ये डिस्कस करा है कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, अगर उनको करेक्ट फोटो पीरियड नहीं दिया तो वहां पर जिबरलिक एसिड फ्लावरिंग कर सकता है, बट शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर वर्क करेगा एब्सिसिक एसिड. सो इट मीन्स इन द लॉन्ग डे प्लांट्स ओनली द जिबरलिक एसिड कैन रिजल्ट इन फ्लावरिंग. But in the vernalization, we will say all plants, they respond to gibberellic acid. जितने भी plants low temperature पर dependent है for the flowering, they respond to the gibberellic acid. Now the photoperiodism, it is shown by almost all plants. Almost all plants, they show the photoperiodism. Requirement of light for the flowering, but vernalization, requirement of low temperature is shown only by the plants which are present in the colder regions like the temperate and Arctic alpine region. So these are the important differences between the photoperiodism and vernalization. After this, now I will be starting with the last topic in this chapter, that is plant movements. So now plant movements. Now the plant movements, they are broadly divided into the two categories, that is
locomotion movement, movement of locomotion, and movement of curvature. In the movement of locomotion, there is movement of whole organism or there is movement of cellular constituents. तो यहां पर पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होगी और देयर इज मूवमेंट ऑफ सेलुलर constituents. Right? Now, in the movement of curvature, now there is movement of only plant organs. तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करेगा, अब सिर्फ ऑर्गन्स की मूवमेंट होगी. Now, the locomotion movement, they can be further classified into the two categories. If this movement occurs in the organism due to the internal factors, अगर ये movement organism के अंदर हो रही है due to the internal factors, then this type of the movement, it is known as autonomous movement, or you can also call it as spontaneous movement. बट अगर इस मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वॉल्व है, देन दीज मूवमेंट्स दे आर नोन एज इंड्यूस्ड मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स. एंड व्हेन locomotion movement, they are induced due to some external stimulus, then they are also known as tactic movements. Yes, so this term tactic is only for the locomotion movement. Now coming to the curvature. Curvature movements further divided into the two categories. If this movement occurs due to the differential growth on the two sides of organ, पहले भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर डिफरेंशियल ग्रोथ होगी ऑर्गन के अंदर, देन दिस विल रिजल्ट इन द कर्वेचर. सो इफ द कर्वेचर इज देयर ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ on the two sides of organ, then these type of the movements, curvature movements, they are known as growth movements, right? And if this is due to the changes in turgor pressure, then these movements, they are known as variation movement. So I'm repeating this here again. अगर कर्वेचर होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यू टू दी डिफरेंशियल ग्रोथ, तो कहेंगे ग्रोथ मूवमेंट. पर अब ग्रोथ नहीं हो रहा, ट्रगर प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, कभी सेल फ्लैसिड हो रहा है, कभी टर्जिड हो रहा है, उसकी वजह से अगर मूवमेंट हो रही है, देन दिस इज नोन एज वेरिएशन मूवमेंट. Now the growth movements, they are again divided into the two categories. अगर अपने आप होगी तो कहेंगे autonomous. For that I am writing A. And अगर external stimulus के लिए होगी तो कहेंगे induced. For that I am writing I. Same condition is here in the variation. Autonomous or induce. So these are the different categories of the movements which I will be dealing in this chapter. First of all, I will be starting with the locomotion movement. In the locomotion, let's see first autonomous category. In the autonomous, it is the ciliary and flagellary movement. Movement of cilia and flagella. This is due to the internal factors like in the Chlamydomonas, then the rolling alga, that is volvox, even the protozoa like paramecium. So you write example here.
This is in green alga like Chlamydomonas, Volvox, Paramecium, right? Second one, that is amoeboid movement. Now the amoeboid movement is very well seen in the protozoans. One example for that is amoeba. ये जो movement है ये organism के अंदर होती है due to the formation of false foot, and you know that false foot is known as pseudopodia. This is seen in amoeba. Along with that, seen in the slime molds. Yes, in the slime molds, I had discussed this previously. This movement is shown by the Plasmodium. Now the next one. The next one, that is cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming, that is movement of cytoplasm around the vacuole. So this can be of two types. One is rotation and the another one is circulation. जैसे ही मैंने प्लांट सेल बनाया, प्लांट सेल के अंदर एक ये लार्ज वैक्यूल है, एंड इन द रोटेशन देयर इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. तो एक ही वैक्यूल के आसपास मूवमेंट है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. दिस इज सीन इन हाइड्रोला. अनदर वन Vallisneria. Right? Circulation. Now this is a plant cell. Now in the plant cell there is presence of several small vacuoles. Right? किसी वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दिस इज नोन एज सर्कुलेशन मूवमेंट. एक ही सेल के अंदर किसी वैक्यूल के आसपास क्लॉकवाइज, किसी के पास एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज सीन इन स्टैमिनल हेयर्स ऑफ Tradescantia. Right? So this is about the locomotion movement which are autonomous. Now we will discuss certain categories in the induced one. So now the movement of locomotion. But now here I will be discussing induced category. So it is quite simple. If this movement is induced due to the light, then this type of the movement, it is known as phototactic movement. Yes, पूरा organism move करेगा due to the light stimulus. This is phototactic movement, or there is movement of the cellular constituents. तो पूरा organism move करता है. इसका example हम लेंगे, that is Chlamydomonas. Chlamydomonas moves from the dark towards the light side. And if we talk about the movement of the cellular constituents, here you can write the example of chloroplast. Yes, chloroplast movement is there due to the light. Now the chloroplast can show three types of movements. Three types. To learn the name of these types, you can write one code word here, that is P. The first movement, that is parastrophe, or parastrophic movement. Second one,
epistrophic movement. And this one is anastrophic movement. So let's start with the parastrophe. Now this movement is shown by the chloroplast under the high light intensity. High light intensity में ये movement है. Let's say this is our plant cell. अब हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर आपको मालूम है देयर इज चांसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन. सो फोटो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मूवमेंट शो करेगा. द क्लोरोप्लास्ट दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ सेल. तो ये मैंने पिंक वाला क्लोरोप्लास्ट बनाया है. दीज आर द क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल. तो हाई लाइट इंटेंसिटी से बचने के लिए दे विल मूव टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द सेल एंड दे विल स्टार्ट हाइडिंग वन बिहाइंड द अदर. एक के पीछे एक छुपना शुरू हो जाएंगे. तो अगर एक के पीछे एक छुपना शुरू होंगे, द सरफेस एरिया विच इज एक्सपोज टू द लाइट दैट इज लेस. So the effect of the high light intensity that can be reduced. तो ये जो movement है under the high light intensity, this is known as parastrophic movement. Next one, that is epistrophic. This is under the moderate light intensity. Moderate light intensity है तो अब photo oxidation के chances कम है. So now what will happen? Now the chloroplast from the sides, they will come in the center. Side से बाहर आएंगे, come in the center. They will rise in the cytoplasm so that they can absorb maximum light to perform maximum photosynthesis. तो अब छिपेंगे नहीं, राइज करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर ताकि ये मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्ब कर सके. In the anastrophe, now this is a movement under the low light intensity. Low light intensity के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं, they are present in the different directions like this. Low light intensity है मतलब कि अब लाइट की कमी है, right? अब ज्यादा से ज्यादा लाइट अचीव करने के लिए क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट शो करेंगे. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मूवमेंट शो करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा एक ऐसी पोजीशन के अंदर ताकि वो मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्ब कर सके. पर मैक्सिमम लाइट तो एब्सॉर्ब कर ही नहीं सकता बिकॉज द लाइट इज व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर. इट इज अ लो लाइट इंटेंसिटी. तो वो पोजीशन आ ही नहीं पाएगी और क्लोरोप्लास्ट ऐसे इरेगुलर मूवमेंट शो करेगा. सो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट अंडर द लो लाइट इंटेंसिटी इट इज नोन एज anastrophic movement, right? So after the movement of the chloroplast, now we can discuss next category, that is chemotactic movement. As the name suggests, this is the movement of the organism with respect to the chemicals. This movement we have studied in the anthrozoids of bryophytes and pteridophytes. Bryophytes, pteridophytes के अंदर जो मेल गैमीट है that moves towards the female sex organ due to the chemical stimulus. Chemical stimulus की वजह से मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ मूवमेंट शो करेगा. Along with that, in the slime molds, I had also discussed this movement. In the slime molds, this movement it is shown by the Meigs amoebae, right? And they form a structure which is known as pseudoplasmodium. Next one, that is rheotactic movement. As the name suggests, this is movement due to the water currents.
Then it is thermotactic movement. This is the movement due to the temperature. The last one, that is galvanotactic movement. Galvanotactic movement, this is a movement due to the electric current. Right? So this is all about the different types of the locomotion movement. Now I will be starting with the next category, जहां पर पूरा organism नहीं move करेगा, organism का सिर्फ part move करेगा. Yes, what these movements are known as? Curvature movements.